इस भारत टुडे के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसमें बहुत सारी जानकारियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक आपके सामने सिनेरियो रखेंगे, जिससे आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले आरएस के एग्जाम में आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकें। पहली चीज है, साइंस का सवाल है। चांग 6 के बारे में कुछ मैं आपको सूचना देता हूँ। चांग 6 एक चाइना का चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान है, जिसके द्वारा चांद से कुछ मिट्टी लाई गई थी। उस मिट्टी का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि चांद पर बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। तो यहाँ चांग 6 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। दूसरी चीज ये है, सराय काले खां का नाम बदलकर अब कर दिया गया है, बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। अब मैंने आपको एक बार बता दूं आपको कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना, आदिवासी दिवस अलग है, आदिवासी गौरव दिवस अलग है। और 2025 आदिवासी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है बाकू, अजरबैजान। यहां आपको समझेंगे, सोचेंगे। अजरबैजान में बाकू, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक दिवसीय एग्जाम कोई भी किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ COP29 हो रहा है, जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन हो रहा है। बाकू में क्यों? क्योंकि एक्चुअली में कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक कार्बन फ्यूल से ही होता है, पेट्रोलियम और कोयले से। और यहाँ सबसे पहला तेल का कुआं बाकू में ही खोदा गया था, इसलिए ये सम्मेलन बाकू में हो रहा है। अब चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ है, ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में उससे बाहर हो गया था, और वापस जब ट्रंप के बाद अभी जो लेटेस्ट कौन है, जो बाइडेन वापस बने थे, तो एक उम्मीद जगी थी कि अमेरिका भी इन जलवायु संबंधी समझौतों के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाएगा। परंतु ट्रंप की वापस जीत ने एक बार फिर इस जलवायु सम्मेलन और जलवायु संबंधी चीजों को संकट में डाल दिया गया है। क्योंकि ट्रंप की अमेरिका प्रस्थ नीतियां, विशेषकर अमेरिका से संबंधित संरक्षणवादी नीतियां, जैसे अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के, ठीक है ना, ऐसी संरक्षणवादी नीतियां। फिर एक चीज और चीज मानना है कि ट्रंप जैसे कंजर्वेटिव लोग जो अमेरिका में रहते हैं, वो उन लोगों का ये मानना है कि एक्चुअली में जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग एक मिथक है। एक्चुअली विकासशील देश गरीब देशों द्वारा विकसित देशों से पैसे हड़पने का एक प्रयास है। चलिए, पर बात क्या है? बात बहुत कुछ है। चीन के बाद अमेरिका एक ऐसा देश है सर्वाधिक 16.4% कार्बन उत्सर्जन करता है। जून 2016 की विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार तो चीन दुनिया में सर्वाधिक 27.3% कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि भारत महज 6.6% कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इंडिया स्पेंड की मई 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में 20वां हिस्सा है, जबकि दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा भारत में रहता है। भारत का सदैव ही ये मानना रहा है कि वस्तु स्थिति आप देश के अनुसार किसी के कार्बन उत्सर्जन को न आकलन करके कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितने लोगों का भरण पोषण कर रही है, उस हिसाब से आंकिएगा। और यूएस और विकसित राष्ट्र हमेशा ये मानते हैं कि देश के अनुसार ही कार्बन उत्सर्जन का पैमाना तय होना चाहिए। चलिए, G77 है, वो अभी वहां एक पक्ष है। G77 ही एक्चुअली में कोप से ही
जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन से ही G77 बना है। चलिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा के लोग भारत की तुलना में 5 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। अब आप सोच लीजिएगा कि मेरे से ज्यादा 12 गुना ज्यादा अमेरिका प्रदूषण फैलाता है। वस्तु से क्या होता है कि एक्चुअली में पेरिस जलवायु समझौता था। पेरिस जलवायु समझौते में एक्चुअली हरित जलवायु निधि स्थापित हुई थी, जिसमें 2030 तक प्रत्येक वर्ष 1 लाख करोड़ धनराशि प्रति वर्ष उन देशों को उपलब्ध करवानी है जो आधुनिक तकनीक की विकसित करके नहीं कर पाए हैं, वो तकनीक विकसित करके उत्सर्जन को रोक के। अब आप एक उदाहरण से समझ लीजिएगा, एक अफ्रीका जो है, जो विश्व का 3 या 2% कार्बन उत्सर्जन करता है और सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन की मार सहन करने वाला जो कोई है वो अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए, इसके साथ ही ये कुछ हुआ था। यहाँ जो प्रश्न बनने वाले हैं, एक COP29 कहाँ हुआ था, पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित बन सकते हैं, जलवायु समझौता पर वर्सेस विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, जलवायु समझौते यानी कि पेरिस जलवायु समझौते पर भारत के क्रियाकलाप बन सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बहुत सारी बातें। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो अखबार की सुर्खियां में रहे हैं वो ये है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबनसिरी ध्यान रखना, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। और आप खुद समझिएगा कि बिटकॉइन में सर्वाधिक निवेश एलन मस्क का है, और ज्यों ही ट्रंप जीता, बिटकॉइन में जो उछाल था, बिटकॉइन की जवानी में भी बिटकॉइन ने नहीं देखा। चलिए, ऑपरेशन सागर मंथन, ये एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तस्करी को रोकने के लिए तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ कितनी, गुजरात के पोरबंदर के पास ईरानी ड्रग तस्करों से 3500 करोड़ यानी 3500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। 700 किलो मेथाम्फेटामाइन, ठीक है ना, जो बहुत ही मादक है, वो पकड़ी गई है। मतलब अब ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार कितना फैल चुका है, और ये विशेषकर ये ईरान से आई थी खेप, और इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार, अब एक और चीज ध्यान रखना, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार, मॉर्गन स्टैनली जो वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है, सलाहें देती है, वो कहती है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं ही एशिया के विकास की अगली लहर का प्रतिनिधित्व करेगा। S&P का भी यही मानना है। और चीनी गुब्बारा जो है वो अब खुश होने वाला है, क्योंकि निवेश और व्यापार के संदिग्ध उसके पास मापदंड है, और उसकी बुढ़ी होती हुई जनसंख्या और भारत की जवान कामगार जनसंख्या, ये लेके ये एशिया महाद्वीप में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहेंगे। यह एक प्रश्न बन सकता है, वो ये है कि मॉर्गन स्टैनली, S&P, यहाँ 20-20 शब्द के सवाल बन सकते हैं। एक 50 शब्द का, 100 शब्द का, और प्रीलिम्स के लिए या एक दिवसीय एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। वो ये है कि भारत और चीनी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, भारत और चीनी अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई न कोई सवाल बन सकता है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चीनी उत्पादों पर अमेरिका जो टैरिफ लगाता है, उस टैरिफ को बढ़ाने का प्रयास ट्रंप करेगा, तो एक नए व्यापारिक युद्ध में, नए ट्रेड वार की हम इंतजार करेंगे। इसके साथ ही ये भारत टुडे का एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है।